नमस्कार, स्वागत है आपका एस न्यूज मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ दिव्य सहगल। आज हमारे साथ साक्षात्कार में जुड़ रहे हैं बालेंदु शुक्ल, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन। बालेंदु शुक्ल मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम है। मध्य ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और एक ब्राह्मण समाज का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। लगभग 4 दशक की राजनीति करते हुए इनको 4 दशक का समय बीत चुका है। इस बीच तमाम सारे पदों पर रहे, प्रदेश में मंत्री भी रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे और तमाम सारे एक लंबा अनुभव बालेंदु शुक्ल से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि राजनीति की काफ़ी सूझबूझ रखते हैं, कार्यकर्ता की परख करते हैं और तमाम सारे अनुभव को अपने साथ में लिए हुए हैं। सवाल यह आता है कि 2008 में बालेंदु शुक्ल दक्षिण विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। अभी हालिया कुछ दिन पहले इनकी घर वापसी हुई है और कांग्रेस में घर वापसी पर कई कार्यकर्ताओं ने ये इनका फैसला बिल्कुल सही बताया है। हम बालेंदु शुक्ल जी से रूबरू होंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का रहा ये तकरीबन 12 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे और उसके बाद घर वापसी हुई है। बालेंदु शुक्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस न्यूज मध्य प्रदेश में। नमस्कार। 2008 में आप दक्षिण से चुनाव लड़े और उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने आपको मंत्री का दर्जा भी दिया। 12 साल आप वहाँ पर रहे और उसके बाद घर वापसी आपने की। इस पूरे घटनाक्रम को मैं चाहूँगा विस्तार से। देखिए, कांग्रेस के अंदर जब बड़ा दल होता है तो गुटी राजनीति होती है और उस गुटी राजनीति में दुर्भाग्य से ग्वालियर अंचल में जब माधव सिंधिया जीवित थे तो मैं उनके साथ रहा, राजनीति में भी उनके साथ आया। लेकिन ग्वालियर में पहले आप शख्स थे जो बाल सखा के रूप में आपको आज भी, देखिए, पता नहीं बाल सखा का नाम किसने दे दिया, लेकिन ये सही है। 2008 में ये स्थिति बनी जब 2000 के बाद सिंधिया, माधव सिंधिया नहीं रहे जी, तो परिस्थिति बदली। उनके सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव लड़ा, सत्ता में आए। उनके कार्य शैली ऐसी थी जो मुझे बहुत गवारा नहीं हुई और चूँकि वो सिंधिया परिवार का एक महत्ता ग्वालियर चंबल संभाग में है ही और उनका आचरण व्यवहार मुझे बहुत माकूल सिद्ध नहीं हुआ। दुर्भाग्य से जो वरिष्ठ नेतागण थे उनसे वो भी इस बारे में हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे थे। वो भी जानते थे। आपने अपनी पीड़ा, अपनी शिकायत उनके समक्ष रखी। देखिए, पीड़ा रखने का प्रश्न नहीं होता है, लेकिन उनको ये मालूम था कि मैं कौन हूँ। उन्होंने बचपन से मुझे महल में देखा है, अपने पिताजी के साथ देखा है, अपनी माताजी के साथ देखा है, तो उनको मालूम था कि मेरा व्यवहार, आचरण महल में कैसा है, सिंधिया जी के संग कैसा है, माधव जी के साथ में जी। तो जब उन्होंने ये सब चीज़ें स्वयं देखी हुई थी तो ये उनकी दायित्व था कि वो उसी रूप में मुझे स्वीकार करते। दुर्भाग्य से उन्होंने मुझे उस रूप में स्वीकार न करते हुए एक नेता और कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहा। अब मेरे लिए ये संभव नहीं था कि मैं उस बात से कहीं ना कहीं आपके सम्मान को ठेस पहुंची। सम्मान को ठेस पहुंची, न सिर्फ सम्मान को ठेस पहुंची बल्कि मैंने ऐसा भी अनुभव किया कि राजनीतिक कार्यक्रमों में कहीं कहीं उपेक्षा हुई और कभी कभी अपमानित करने का भी प्रयास किया गया। तो मेरे लिए ये संभव नहीं था कि मैं अपमान सहकर भी किसी पार्टी में बना हूँ और इसलिए मैंने किसी कोई कारण ऐसा बना कि जहाँ हमारे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जो बातचीत हुई उससे मुझको नाराज़गी काफ़ी हुई और तभी मैंने तत्काल बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। जी, 2008 का चुनाव आप? जी हाँ, तो मैं विधानसभा चुनाव 2008 में बहुजन समाज पार्टी से लड़ा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी से ना मुझे प्रेम था ना है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कि कुछ मुझे भी नाराज़गी हुई और देखा जाए तो नाराज़गी में ही मैंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा और चुनाव हारा। लेकिन 4-5 महीने में मैं समझ गया कि बहुजन समाज पार्टी में मैं फिर नहीं बैठ सकता हूँ और इसलिए मैंने उनसे दूरी बनाई। और इसी बीच हमारे एक मित्र थे जो शिवराज सिंह जी के भी मित्र होते थे, उनसे मेरी चर्चा हुई, बातचीत थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी में आना चाहूँगा क्या।
मैं कहा विचार करेंगे, देखते हैं क्या होता कैसा होता है। उन्होंने शिवराज सिंह जी से बात की, मुझसे बात की। ये बहुजन समाज पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी में जब आप जा रहे थे तब का वाक्य है? तब का वाक़या है। तो उन्होंने मेरी और शिवराज सिंह जी की एक बैठक कराई। शिवराज सिंह जी की मैं घर गया, सुबह के नाश्ते के समय मेरी शिवराज सिंह जी से बातचीत हुई, थोड़ी बहुत बातचीत हुई। शिवराज सिंह जी का, शुक्ला जी आप अगर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो मुझको बहुत खुशी होगी और आपका मान सम्मान स्थान ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तो कोई शर्त नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। खैर, मैं सवाल यही उस पर ही रहेंगे। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ही कारण रहे कि आपको फिर घर वापसी करनी पड़ी? देखिए, उनकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ी पार्टी के सदस्य थे, वो करता धरता तो नहीं थे, लेकिन ये भी स्वाभाविक है जब बड़े दल होते हैं तो बड़े नेताओं का कुछ प्रभावशील क्षेत्र होता है। जैसे कमलनाथ जी का कोई क्षेत्र है, दिग्विजय सिंह का कोई क्षेत्र है, सिंधिया जी का कोई क्षेत्र था। तो बड़े बड़े नेताओं का कुछ क्षेत्र होते हैं। ग्वालियर चंबल समाज में सिंधिया का क्षेत्र माना जाता रहा है। तो जब माधव सिंधिया क्षेत्र था तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी क्षेत्र हो गया। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर इन क्षेत्रीय नेताओं की पकड़ रहती है, उनकी बात मानी जाती है। इसलिए ये संभवतः महसूस करते हुए भी कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाए। तो जब मैंने ये देखा कि वो हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में मुझे अपमानित होकर काम करना पड़ रहा है, तो ये मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं कांग्रेस पार्टी में बना ही रहता। इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी, बीएसपी से चुनाव हारा, कुछ दिन मैं खाली रहा। फिर मेरे एक मित्र मिले जिन्होंने शिवराज सिंह फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया। भारतीय जनता पार्टी से मुझको तकलीफ इस बात का कतई नहीं रहा कि उन्होंने मेरा मान सम्मान किया, मुझे उन्होंने प्रांतीय समिति के अंदर रखा। 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं मध्य प्रदेश अपने राज्य सामान्य निर्धन वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहा और 6 साल तक उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया, लाल बत्ती की गाड़ी दी, मुझे बंगला दिया, स्टाफ दिया। तो मुझे इस बात में कोई चिंता नहीं रही। लेकिन उन 6 वर्षों में मैंने देखा कि उस सम्मान तो दिया, उपयोग नहीं किया। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ जी, ईश्वर के कृपा से मेरे पास भी घर है, घोड़ा गाड़ी सब मैंने देखी हुई। तो मेरे लिए कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं थी कि मुझे बंगला दिया, गाड़ी दी। अगर उन्होंने लाल बत्ती की गाड़ी दी तो लाल बत्ती की गाड़ी में 13-14 साल में रह चुका हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका। मेरे ख्याल से पहला चुनाव आप 1980 में गिरद विधानसभा से लड़े थे। जी हाँ। तो ये चीज़ वो थी, सम्मान तो किया, लेकिन उन्होंने राजनीतिक उपयोगिता मैंने कुछ नहीं किया। तो जब मैंने देखा कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी मान सम्मान तो है, लेकिन राजनीतिक उपयोग नहीं। 10-11 साल में भारतीय जनता पार्टी में रहा, लेकिन सम्मान तो दिया, लेकिन उपयोगी नहीं समझा। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर हूँ तो, लेकिन मेरा कुछ सक्रिय राजनीतिक कार्यक्रम है ही नहीं। तब मैंने विचार किया कि ये संभवतः शायद यहाँ बने रहना बहुत उपयुक्त नहीं होगा। अब पिछले दिनों हुआ क्या कि राजनीतिक गतिविधि आप जानते, दुनिया जानती है कि किस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कुछ साथियों को लेकर के कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। मैं उस असमंजस में था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में क्या करना चाहिए। मैंने कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत भी की, बातें बड़ी अच्छी की, लेकिन उन्होंने उपयोग नहीं किया। तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर 10 साल रहने के बाद भी मेरा राजनीतिक उपयोग नहीं हो रहा, तो फिर एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए आवश्यक था कि विकल्प सोचे। फिर ऐसी परिस्थिति बन गई। जब ऐसी परिस्थिति बनी तब कांग्रेस के लोगों ने भी मुझसे संपर्क किया, कई लोगों ने संपर्क किया। इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चले गए। तो ऐसा मुझे लगा कि जब आज की तारीख में सही है कि कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत नहीं है, ना केंद्र में है ना प्रदेश में जी, लेकिन मैं 30 साल कांग्रेस पार्टी में रहा था और आज मुझे कांग्रेस पार्टी बुला रही है। तो जब कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, यहाँ पाने को मुझे कुछ नहीं, मैं कुछ दे सकता हूँ, तो मेरा अनुभव है, मैं राजनीति मैंने की है। तब मैंने विचार किया कि कांग्रेस पार्टी में इसके पीछे सर एक मुख्य कारण यही माने कि जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे आपने पहले कांग्रेस में घुटन महसूस करके बीएसपी से चुनाव लड़ा, फिर आप बीजेपी में आ गए। जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो आपको लगा कि फिर मेरे साथ वो घुटन वाली स्थिति होगी,
फिर मुझे कहीं ना कहीं अपमान या इस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। ये कारण रहा आपका फिर से घर वापसी का? जी नहीं, ऐसा सब समझते हैं, लोग समझते हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे कि मैं क्या बता रहा हूँ कारण? आपको, आज की तारीख में ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है, आप भी सोचो क्या है। अभी वो राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। जी। 19 तारीख पहले वो भी नहीं थे। हाँ, वो जैसा मैं जनप्रतिनिधि कांग्रेस नहीं। पार्टी में एक सक्रिय सदस्य हूँ, इसी प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का तौर तरीका अलग है, कांग्रेस का तौर तरीका अलग है। तो वहाँ पर वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। आज भी आप देखेंगे कहीं चित्र लगे हों, कहीं प्रदर्शन हो रहा होगा, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ी फोटो नहीं लगती है, नंबर 1 पे फोटो नहीं लगती है, उनका 7वें 8वें 9वें 10वें नंबर पे फोटो आता है। तो यही स्थिति उनकी आगे भी होने वाली है। जब उनकी स्थिति इतनी मजबूत बीजेपी में नहीं है, तो मैं कैसे समझता हूँ कि मेरे खिलाफ कुछ कर सकते थे। मेरी भी संपर्क बीजेपी में बड़े लोगों से और उनसे बड़े लोगों से, तो मैं ये समझूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरा कुछ कर लेते, ये कारण नहीं था। लेकिन मैंने कहा परिस्थिति ऐसी बनी, जब मुझे कांग्रेस में आना मैंने स्वीकार किया, मैं यहाँ आया। अब ये इत्तेफाक है कि मैं आया वो गए, तो लोग समझते वो गए इसलिए मैं आया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जो आपको बताया उस स्थिति के अंदर मैं कांग्रेस में आया। और आज मैं महसूस करता हूँ, जब आपने पहले भी कहा कि मुझे घर वापसी का आनंद इसलिए आया कि मुझे नहीं पता था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। लेकिन जब घर वापस आया तो मुझे महसूस हुआ कि वाकई में घर आया हूँ, क्योंकि मेरे वो पुराने संपर्क, वो साथी जिनके संग मैंने काम किया था 30 साल तक, वो सब मुझसे मिले, आए, खुश हुए, लोगों ने शुभकामनाएँ दी, अच्छी बधाइयाँ दी। तो मुझे लगा कि वाकई में यही मेरा घर है, यही सगे जगह है, और यही शायद मैं अपने अंतिम वर्षों में राजनीतिक कार्य कर सकता हूँ। शुभकामनाएं देंगे आपको, और शुभकामनाओं के साथ साथ सवाल भी एक अगला करेंगे। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की हालात है वो किसी से छिपे नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जो खोना था वो खो चुकी। कमलनाथ सरकार गिर चुकी है और 22 विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर। आप किस तरह से देखते हैं उन उपचुनाव को, किस तरह से देखते हैं, अपने आप को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने उपयोगिता वाला जो बात कही थी, अब आप जैसे बड़े लीडर की, क्योंकि ग्वालियर चंबल में खासा प्रभाव आपका माना जाता है, मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं में आपका नाम शुमार होता है और एक लंबा अनुभव आपके साथ है। किस तरह से कांग्रेस को और खुद को और दोनों की कंपैटिबिलिटी को किस तरह से आती? आप भी देख रहे हो कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 303 उनके अकेले के सांसद हैं। लेकिन उस चुनाव के बाद क्या हुआ? जितने भी राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सब जगह हार रही है। क्या समझा जाए? इतने जितने भी प्रदेशों में सरकार बनी है, बिना बीजेपी के नेतृत्व की बनी है। ग्वालियर में भी क्या हुआ, या मध्य प्रदेश में क्या हुआ? आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, थोड़ी पतली सरकार थी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, नंबर्स तो थोड़े से ये जो कम थे। मौका था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये सोचा कि ये वो समय है जब मैं इसका दोहन कर सकता हूँ, और उन्होंने अपनी वो मांगे रखना शुरू की कांग्रेस के नेतृत्व से, जो नेतृत्व को स्वीकार नहीं थी। बहुत सारी बातें मानेगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पार्टी ने मान किया, सम्मान किया, उनकी तमाम बातें मानी, लेकिन अब पर रोज वो रोज कहते हैं अगर कि मैं नेतृत्व पे सम्मान आप की लड़ाई है ये, कोई सम्मान क्या सत्ता होता की है? लड़ाई नहीं है, सम्मान की लड़ाई, और मेरा अपमान हुआ, इस कारण मैं भारतीय जनता पार्टी में देखिए, शामिल हुआ। आपने जब सम्मान की बात की ना, तो हकीकत तो ये है कि जो विधायक सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ी, जी। वो सम्मान के लिए नहीं छोड़ी, सामान के लिए छोड़ी। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने लोकप्रिय थे कि यहाँ की सारी सीटों को उन्होंने इन विधायकों को जिता करके मंत्री बना दिया, तो उनके खुद के चुनाव में क्या हुआ? तकरीबन शिवपुरी 1,26,000 उनका गढ़ माना जाता उन्होंने है। लूज किया। तो आज 1.25 वोट से जो आदमी स्वयं हार जाए, अपने घर में हार जाए, उसको कैसे मानने कि ग्वालियर चंबल संभाग का वो नेता है? उसकी दम से कांग्रेस जीती थी। वो कई अन्य कारण थे, जिनका भी और फुर्सत से आप जब बैठेंगे तो वो मैं अन्य कारण भी बताऊंगा कि किस वजह से ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के लोग जीते थे। सिंधिया की वजह से नहीं जीते थे, लेकिन एक आभा मंडल बना दिया, एक ऐसा प्रचार प्रसार किया कि मेरे वजह से जीते थे। और भारतीय जनता पार्टी भी इस धोखे में आ गई कि इतना बड़ा नेता हमारे साथ आ रहा है जो ग्वालियर चंबल संभाग को अपने साथ ले जाएगा। और शुरू में ये भ्रम हुआ भी कि कांग्रेस के सब लोग चले गए, सिंधिया के साथ चले गए, लेकिन मैंने पिछले देखा
हमारे कांग्रेस के साथी यहाँ बैठे हुए, मैंने उनसे पूछा कि आप बताओ भाई कितने अपने साथी थे, कितने संजय के संग चले गए। हल्ला तो मचा, गए नहीं। किसी भी दल का कार्यकर्ता ही सबसे मजबूत आदमी जो चुनाव जिताता रहता है, वो कार्यकर्ता आज महसूस कर रहा है कि नहीं भाई, इनके संग जाना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में आप देखोगे, जब आपने कहा कि आने वाले चुनाव महत्वपूर्ण है, बहुत सही कह रहे हो आप, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें होने क्या वाला है। एक तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो संभवतः बीजेपी में जाना चाहते थे सिंधिया के साथ जी, वो नहीं जा रहे, कुछ लौट भी रहे हैं जिनसे मेरी व्यक्तिगत तौर से बातें हुई हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि जो कांग्रेस के नेता विधायक बीजेपी में चले गए थे, आज उनकी स्थिति क्या है। अंतिम सवाल करेंगे। 24 उपचुनाव है जिसमें 16 ग्वालियर चंबल अंचल से हैं, 3 ग्वालियर ज़िले से हैं और 2 ग्वालियर शहर से हैं। किस तरह से इन चुनावी समर को आप देखते हैं? कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास पाने के लिए जो 22 विधायक थे वो चले गए। 2 पहले के उपचुनाव, तो टोटल 24 उपचुनाव होना है। अब जो कर रहे हैं कांग्रेस को गेन ही करना है, जो लॉस उसका होना था वो तो हो चुका। उस गेन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, गेन या जो हमको फ़ायदा होने, जैसा आपने कहा कि हमको फ़ायदा हो, नुकसान तो कुछ होना नहीं, लेकिन प्रश्न फ़ायदा और नुकसान का नहीं। आज की तारीख में चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हम केवल फ़ायदा नुकसान के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमको अपनी सत्ता वापस लाना है। और आज के ये 24 चुनाव इस बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि आज कांग्रेस की सरकार बने, और ये केवल ग्वालियर की बात नहीं, पूरे 24 विधानसभा क्षेत्रों में हर कांग्रेस कार्यकर्ता चाह रहा है कि हमारी सत्ता आए। इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता तन मन धन से लगेगा, दमदारी से लगेगा। बीजेपी बिखरी हुई है, उनके जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ माहौल है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए, शुभकामनाएं देंगे, शुक्रिया करेंगे आपका हमारे समय देने के लिए। तो आज हमारे साथ साक्षात्कार में मेहमान रहे बालेंदु शुक्ल, पूर्व मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे, बीच में कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी में रहे और अब वर्तमान में घर वापसी कर चुके हैं, कांग्रेस में आ चुके हैं। कांग्रेस चुनाव के मुहाने पर है, 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनौती है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए। कांग्रेस को ये फायदा माना जा सकता है कि बालेंदु शुक्ल ने घर वापसी की है। ग्वालियर चंबल अंचल का एक बड़ा नाम माना जाता है बालेंदु शुक्ल। बालेंदु शुक्ल ब्राह्मण समाज का भी एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। चुनाव में किस तरह से पार्टी इनका उपयोग करती है, किस तरह से राजनीतिक उपयोग करती है, ये देखने वाली बात होगी। पर कांग्रेस के लिए ये सवाल छोड़कर जा रहे हैं कि कैसे मेहनत करेगी, कैसे प्रत्याशियों का चयन करेगी। कांग्रेस को यहाँ पर यह भी एक प्लस पॉइंट है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी चयनित हैं, संभवतः 99%। कांग्रेस को प्रत्याशी चयन के लिए भी भरपूर समय मिल रहा है। किस तरह से रणनीति के तहत अपने प्रत्याशी उतारती है और किस तरह से चुनावी समर में कूदती है, देखने वाला आने वाला समय बताएगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी के लिए मुझे और मेरे सहयोगी राकेश झा और शैलेश मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।